CPI नंबर्स कैलकुलेट करते हैं तो बहुत लोगों की क्वेरीज आती है और इन जनरल पब्लिक भी जानना चाहती है इन्फ्लेशन और CPI नंबर एक्चुअली में है क्या. सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग इन्फ्लेशन एंड CPI नंबर्स सो दैट पीपल उसके बारे में जान सकें. तो व्हाट एक्चुअली इन्फ्लेशन मीन्स मैम? एवरेज इंडियन हाउस होल्ड कुछ गुड्स कंज्यूम करता है और कुछ सर्विसेज कंज्यूम करता है रेगुलरली. हम खाते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, हम बाज़ार में खाना खाने जाते हैं, रिक्रिएशन के लिए जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बीमारी पे खर्च करते हैं और सालाना कोई सोना ख़रीदता है, कोई गाड़ी ख़रीदता है. तो इन सारी चीज़ों पे मकान का किराया देते हैं. तो इन एक बास्केट बनती है जिस पर हम लोग औसतन हर घर लगातार खर्च करता है, हर महीने खर्च करता है, हर साल खर्च करता है. तो इस बास्केट के, इस कंजम्पशन बास्केट के प्राइसेस में ओवरऑल क्या रेट ऑफ चेंज है ऑफ प्राइसेस. तो अगर एक एवरेज हाउस होल्ड कोई चीज़ ये बास्केट कंज्यूम कर रहा है तो उसको क्या रेट ऑफ चेंज महसूस होता है या उसे लेना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ चेंज इन प्राइसेस, वो इन्फ्लेशन होता है. नोइंग इन्फ्लेशन व्हाट इट मीन्स टू अस, एक लेमैन के लिए इन्फ्लेशन के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? पर अगर इन्फ्लेशन की आप इम्पोर्टेंस देखें तो इट इज़ नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कि लेमैन को पता होना चाहिए. देयर आर टू वेरी मेजर डिसीजंस, पॉलिसी डिसीजंस जो इन्फ्लेशन के बेस पे लिए जा सकते हैं. वन, यू गेट टू नो दैट कॉस्ट ऑफ लिविंग में, एक औसत भारतीय की कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या फ़र्क आ रहा है. दैट हेल्प्स यू डिसाइड द कॉम्पनसेशन फॉर हिम. हम बात करते हैं महंगाई भत्ता मिलने की, हम बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस मिलने की, या किसी भी तरह से जो रेंट सैलरी रिविजन्स होते हैं. तो ऐसे बहुत सारे निर्णयों के लिए इन्फ्लेशन रेट जो है वो मदद करता है नीति निर्धारकों को ये तय करने के लिए कि उन्हें क्या करना है. दूसरा एक बड़ा जो इन्फ्लेशन का रोल है या इंडेक्स का रोल है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, वो है मॉनेटरी पॉलिसी. जो सरकार की, जो RBI की हमारे यहाँ, उसके निर्धारण में इन्फ्लेशन जो है वो महत्वपूर्ण इनपुट होता है, क्योंकि दैट डिसाइड्स कि किस तरह से इकोनॉमी जो है वो मूव कर रही है, उसका मोमेंटम क्या है और उसको किस तरह से, अगर हम सकारात्मक रूप से उसमें कोई दिशा देना चाहते हैं, if you want to have favorable direction, given to it based on this, so this becomes a very informed policy decision कि आपके पास एक इनपुट है कि इकोनॉमी में प्राइसेस किस तरह से मूव कर रहे हैं, एंड टू बेस्ड ऑन दैट जब हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में एक डिसीजन लेने में अगर हम सक्षम होते हैं तो दैट्स एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सो देयर इन्फ्लेशन अगेन द इम्पोर्टेंस उसका रोल हो जाता है. हाउ एक्चुअली इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड इन आवर कंट्री? मापते कैसे हैं हम इस इन्फ्लेशन को? हम जो मापते हैं इंटरनेशनल, इट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विच इज़ द बेसिक इंडिकेटर विच इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट और कंपाइल इन्फ्लेशन नंबर. अब CPI नंबर जो है, जो मॉस्पी निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स निकालता है, वो 2010 से निकाल रहा है. उससे पहले भी इंडियन स्टेटिस्टिकल सिस्टम में CPIs कैलकुलेट होते आए हैं अलग अलग कैटेगरी के वर्कर्स के लिए. जैसा मैंने कहा शुरू में कि CPI ओरिजिनली कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए को मापने के लिए बनाया गया है. तो इंडस्ट्रियल वर्कर का CPI था, एग्रीकल्चर लेबर का CPI, और ये कंटिन्यू कर रहे हैं. बट फिर एक ब्रॉड बेस्ड CPI बनाने की बात आई तो 2010 से के बेस पे हमने 2011 से ये ब्रॉड बेस्ड CPI रूरल, अर्बन और कंबाइंड पॉपुलेशन के लिए निकालना शुरू किया है. दिस इज रिलीज फॉर ऑल द स्टेट्स एंड UTs एंड ऑल इंडिया. हाउ एक्चुअली वी अराइव एट दिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर एंड हाउ द डेटा इज कलेक्टेड फॉर दिस? कैसे हम बनाते हैं इस इंडेक्स को? CPI के लिए जैसा मैंने कहा कि हम ऑल इंडिया लेवल पे ब्रॉड बेस्ड है और हम सारे स्टेट्स, UTs और ऑल इंडिया के लिए ये रिलीज़ करते हैं. तो CPI में दो हिस्से होते हैं. एक तो उसका वेटिंग डायग्राम, कि जैसा मैंने आपसे कहा कि हम अलग अलग चीज़ें कंज्यूम करते हैं, फूड भी खाते हैं, तो हमारी ब्रॉड ग्रुप्स हैं उसके. फूड ग्रुप है, क्लोथिंग फुटवेयर ग्रुप है, पान टोबैको इंटॉक्सिकेंट्स हैं. फिर सर्विसेज का एक पूरा ग्रुप है जिसमें आपकी हेल्थ है, एजुकेशन है, रिक्रिएशन है, ट्रांसपोर्ट है, पर्सनल केयर के चीज़ें हैं, हाउस होल्ड गुड्स हैं. उसके अलावा आपका फ्यूल एंड लाइट है, आपके घर में कंज्यूम होने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, आपके घर में कंज्यूम होने वाला ईंधन है, वो ग्रुप है. और हाउसिंग का अपने आप में एक हाउस रेंट का एक ग्रुप है. तो ऐसे ब्रॉड 6 ग्रुप्स हैं जिनमें कुल 23 सब ग्रुप्स हैं. इन 23 सब ग्रुप्स के ऊपर तो हमारा एक NSS का एक और जो सर्वे होता है, जो हमारा फंडामेंटल सर्वे, दैट इज़ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे. तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे से हम
अगेन दैट इज़ ऑल्सो अ लार्ज स्केल नेशन वाइड सर्वे, और उसके बेसिस पे हमें स्टेट वाइज कंजम्पशन बास्केट पता चलती है कि ऑन एन एवरेज पर हाउस होल्ड मंथली एक्सपेंडिचर कितना होता है, और उस पर हाउस होल्ड मंथली एक्सपेंडिचर के बेसिस पे हम इन ग्रुप्स में ऑन एन एवरेज उस रीजन का हाउस होल्ड कितना खर्च करता है वो एक वेटिंग डायग्राम निकालते हैं. सो दैट बिकम्स द बेस कि वेट हम कितना वेट किसको असाइन करें. अदरवाइज आप सोच सकते हैं कि हो सकता है कि किसी एरिया में चावल ज़्यादा खाया जाता है और किसी एरिया में गेहूँ ज़्यादा खाया जाता है, किसी एरिया में मूंग की दाल ज़्यादा खाई जाती है. अगर हम बिल्कुल लेमैन्स के टर्म्स में कहें, बाकी चीज़ें हो सकता है कहीं मेडिकल ज़्यादा महंगा हो, कहीं मेडिकल ज़्यादा सस्ता हो. डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट रीजन हमारे यहाँ इनके कंजम्पशन बास्केट में इनका प्रपोर्शन चेंज होता रहता है. तो वो प्रपोर्शन हम वेटिंग डायग्राम में निकाल लेते हैं. अब आती है बात प्राइस कलेक्शन की. तो प्राइस कलेक्शन हमारे यहाँ फील्ड ऑफिस जो है हमारा फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस वो करता है. हम इस समय 1181 विलेजेस में अक्रॉस द कंट्री, 1114 अर्बन सेंटर्स में, शहरों में हम प्राइस डेटा कलेक्शन करते हैं. इन्हीं सारे आइटम्स पे जो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे में हमने एक बास्केट तैयार की है कि कौन सा रीजन क्या चीज़ें कंज्यूम करता है. सो लगभग 250 से 300 आइटम्स की बास्केट है. अलग अलग रीजन में अलग अलग होती है. हो सकता है किसी रीजन में कोई चीज़ उतनी कंज्यूम ही नहीं होती, क्योंकि हो सकता है गर्म क्षेत्रों में या सी से कोस्टल एरियाज़ में स्वेटर्स का कंजम्पशन नहीं है, तो हो सकता है दैट विल नॉट बी एन आइटम विच इज़ प्राइज्ड फॉर दैट रीजन. और वही आइटम पहाड़ों में डेफिनेटली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. तो डिपेंडिंग ऑन दीज रीजनल वेरिएशंस इन 250 से 300 आइटम्स के ऊपर हर महीने प्राइसेस कलेक्ट होते हैं इन सारे मार्केट्स में से. तो दीज 1181 एंड 1114 मार्केट्स इन रूरल एंड अर्बन एरिया, यहाँ से ये प्राइसेस आते हैं. अगेन ये प्राइसेस भी उस तरह से, और ये हमारे फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन के लोग उन्हें कलेक्ट करते हैं. दिल्ली में प्राइस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन है जो इन आइटम्स का, एक तो जब तक चूँकि हमारे आइटम्स पोर्टल के थ्रू आते हैं, दिस इज़ अ कम्प्लीटली वेब बेस्ड, वेब प्लेटफॉर्म बेस्ड एक्सरसाइज, जहाँ पे हमारा सारा डेटा डायरेक्टली फील्ड से कलेक्ट होता है और पोर्टल पे अपलोड होता है. तो पोर्टल पे ये प्राइसेस आते हैं और रियल टाइम में इनका डेटा वैलिडेशन होता रहता है. चूँकि प्राइस CPI इज़ अ वेरी सेंसिटिव इंडिकेटर और ये बहुत रियल टाइम इंडिकेटर है. हम 12 दिन के लैग से CPI रिलीज़ करते हैं, तो इट्स अ वेरी रियल टाइम इंडिकेटर. तो आपने पिछले महीने जो एक्सपीरियंस किया है वो मुझे मेरे अगले महीने के रिलीज़ में यू कैन एक्चुअली सी एंड, और वो परसेप्शन तुरंत आप समझ जाएंगे. अगर मेरा CPI गलत डेटा दे रहा होगा तो आप तुरंत जान जाएंगे. सो रियल टाइम डेटा वैलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल फॉर CPI. तो हमारा ये लगातार चलता रहता है. और इस डेटा वैलिडेशन के बाद स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर की बहुत प्रोफाउंड थियरी है, वेरी वेल डिफाइंड थियरी है. लास्ट पेयर इंडेक्स हम लोग यूज़ करते हैं, वेयर द क्वांटिटीज़ आर फिक्स्ड फ्रॉम द बेस ईयर. तो बेस ईयर हमारी इस सीरीज़ का 2012 है. बेस ईयर का जिक्र आपने किया, तो बेस ईयर का तो हम कैसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, ये होता क्या है? ठीक है, तो हमारा जो CPI है वो फिक्स्ड बेस्ड CPI है. तो फिक्स्ड बेस्ड CPI में हम एक बेंचमार्क ईयर रख लेते हैं विच इज़ जनरली ए नॉर्मल ईयर. तो हमारा इस सीरीज़ के लिए बेंचमार्क ईयर 2012 है. तो हमने क्या किया है, 2012 में ये जो सारी कंजम्पशन बास्केट जिसकी मैंने आपसे बात की, उनके औसत प्राइस क्या रहे होंगे 2012 में, वो हमने मार्केट सर्वे के थ्रू रिकॉर्ड किए हैं. और उस एवरेज प्राइस को हम बेंचमार्क करते हैं, और जो हर महीना प्राइस बदलता जाता है उसको हम उस बेंचमार्क प्राइस से कंपेयर करते हैं. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सोने का इंडेक्स, आई एम जस्ट गिविंग एन हाइपोथेटिकल नंबर, ऑन इससे इन नवंबर 2020 इज़ 150. तो इसका मतलब है कि 2012 में सोने का जो भी दाम था उसकी तुलना में आज सोने का दाम 150 गुना हो गया है, राइट, यानी 50% बढ़ गया है. तो अगर उस समय 100 था तो इस समय 150 हो गया, तो 50% सोने का दाम बढ़ गया है. सो इस तरह से बेस प्राइस के कंपैरिजन में ही इंडेक्स जो है वो पढ़ा जाता है. तो दिस इज़ हाउ बेस प्राइस हमारा फिक्स बेस प्राइस है. इट कैन बी अ चेन बेस्ड ऑल्सो, जहाँ हम ईयर वाइज वो बेस प्राइस बदलते जा सकते हैं. पर एज ऑफ नाउ हम 2012 के बेंचमार्किंग पे हमारा CPI है.
what actually is the importance of the right data in the calculation of CPI? It's all the game of right data. And FOD और NSO का सारा जो मैंडेट है, जो हम स्ट्राइव करते हैं, दैट इज़ वी स्ट्राइव टू गेट द राइट डेटा. एंड इन फैक्ट आई मस्ट टेल यू एंड द पीपल हु माइट बी वॉचिंग दिस इंटरव्यू और व्हाट, कि हमारा सारा कोशिश हमारी होती है कि हम सही डेटा ला सकें. CPI के ही परिप्रेक्ष्य में बात करें तो देखिए, जो मैंने आपसे कहा कि हम महीने में इतने 2,500 से के करीब मार्केट्स में से डेटा लाते हैं. नौ इनमें से हर मार्केट में डिपेंडिंग ऑन कि ये मार्केट किस पॉपुलेशन को कैटर करता है. जैसे अर्बन एरियाज़ में हमारे पास अफ्लुएंट, मिडिल और पुअर क्लास के मार्केट्स हैं. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो पुअर क्लास का कंजम्पशन का स्पेसिफिकेशन होगा, जो चावल या दाल या तेल या जो जिस रेंज के कपड़े वो पहनते होंगे, हो सकता है वो अफ्लुएंट से या मिडिल से अलग होगा. तो हमारी कोशिश है कि इन 2,500 मार्केट्स में हर आइटम के लिए इनका अपना एक स्पेसिफिकेशन हो. तो वी आर एक्चुअली कलेक्टिंग डेटा फॉर peculiar or unique specification for each item in each of these markets. So that is the level of granular details that we go to. फिर हमने कोशिश की है कि हो सकता है कि पूरे महीने में प्राइसेस बदलते रहते हैं. तो हम ऐसा नहीं है कि हम रैंडम शेड्यूल से ये प्राइसेस इकट्ठा करते हैं. ये पूरा जो महीने में डेटा इकट्ठा होता है वो वीक वाइज शेड्यूल्स में बटा हुआ है, ताकि हमारे पास वीकली चेंज जो होता है महीने में, वो प्राइसेस हमारे डेटा में रिफ्लेक्ट हो सके. हो सकता है किसी महीने की 15 तारीख को कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर आ जाए जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव आइटम्स का दाम बदल जाए, तो वो भी हम छोड़ ना दें. इस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए हमने वीकली कैप्चर रखा हुआ है ताकि हम उन चीज़ों को ले सकें. जब डेटा इकट्ठा होता है उस समय भी, जैसा मैंने कहा कि हम रियल टाइम डेटा वैलिडेशन करते हैं, तो 2 लेवल पे डेटा वैलिडेशन होता है. एक तो जहाँ डेटा इकट्ठा होता है वहीं इमीडिएटली सुपरवाइजरी लेवल पे उसका वैलिडेशन है, और फिर PSD के लेवल पे हम उसका इंटरनेशनली अप्रूव्ड जो वैलिडेशन टेक्निक्स हैं उन्हें भी इस्तेमाल करते हैं. और उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ डेटा के थ्रू भी हम उसका वैलिडेशन करते हैं. क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो इन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग के लिए, चाहे वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में हो, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हो, आपके टैक्सेस और इंटरेस्ट रेट्स के लिए. तो आई थिंक आई कांट ओवरस्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ रियल डेटा. हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारा डेटा पूरी तरह से जो है इन सारे मानदंडों पे खरा हो. धन्यवाद. अगर आपको हमारी ये वार्ता अच्छी लगी हो तो इस संदेश को ज़रूर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ. हमारी इच्छा है कि ये प्रोडक्ट जो कि इतना महत्वपूर्ण इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और उसकी समझ और उसके प्रति जागरूकता बढ़े. धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए.